नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, मैं एक किताब पढ़ रहा था, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वहां पर ये जो ग्रेगोरी मैनक्यू है, उन्होंने इस किताब को लिखा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। तो वहीं से मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, जिसमें पहला प्रिंसिपल हम लेके चलते हैं ट्रेड ऑफ। पीपल फेस ट्रेड ऑफ एवरीवेयर। टू गेट वन थिंग वी हैव टू गिव अप समथिंग एल्स। दिस इज द ट्रेड ऑफ। कुछ भी पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अब क्या हम प्राप्त करें और क्या हम दें, यहां पर यह सोचना है। तो जिन चीजों में आप बेहतर हैं, जहां पे जिस कार्य को करते वक्त आपके लिए खर्चा कम आता है, आप एफिशिएंट हैं, उन चीजों को आप बनाएं, उन चीजों में आप ट्रेड करें। यानी वो आप दूसरों को प्राप्त कराएं और दूसरों से वो चीजें ले लें जिनमें आपको समय लगता है, आप एफिशिएंट नहीं हैं। ये इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा नियम है। यानी विनिमय करना या विनिमय देना। जब संगठन या व्यक्ति दो विकल्पों से एक का चयन करते हैं, तो ऐसे समय में दूसरे विकल्प से कुछ नुकसान को ज्यादा अहमियत दी जाती है। यानी कि अगर मैं कोई दूसरा कार्य कर रहा हूं और उसमें नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो उसको छोड़ देना चाहिए और हमें वो दूसरे से प्राप्त करना चाहिए। और उसके लिए हम अपनी वो चीजें देते हैं जिसमें हमें कम वक्त लगता है, कम खर्चा लगता है। इसी को हम ट्रेड ऑफ बोलते हैं। देखिए, मैं इसका एक बहुत फाइन एग्जांपल आपके साथ लेकर के आया हूं। मान लीजिए कुछ कंट्रीज हैं, देखिए बहुत हैं, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, यूरोप की अगर मैं बात करूं तो यूरोपियन यूनियन, वो 28 कंट्री हैं जिन्होंने अपना एक यूनियन संगठन बनाया हुआ, जिसको यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। इन 28 कंट्रियों में 19 देश ऐसे हैं जिनकी अपनी खुद की कोई करेंसी नहीं है, वो यूरो का इस्तेमाल करते हैं। ये कॉमन करेंसी है। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे सकता हूं कि जैसे इंडिया ट्रेड ऑफ करता है आईटी सेक्टर। इंडिया इज वेरी गुड इन आईटी सेक्टर। तो पूरी दुनिया में जैसे इन्फोसिस का नाम सुना होगा आपने, टीसीएस का नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज इनके लिए काम करते हैं। तो पूरी दुनिया में ये आईटी सर्विसेज देते हैं। वहीं हमारा देश जो है वो इंपोर्ट करता है, आयात करता है इन चीजों को, जैसे कि हैवी इंडस्ट्रीज हो गई, उसके लिए क्या करते हैं, टेक्नोलॉजीज जो हैं उन्हें हम इंपोर्ट कराते हैं। या फिर मान लीजिए जैसे कि फाइटर प्लेन का मैं एग्जांपल लूं, राफेल हमने इंपोर्ट किया फ्रांस से, क्योंकि हमारे देश में ऐसा नहीं है कि हमारा देश फाइटर प्लेन नहीं बनाता है। तेजस के नाम से बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, लेकिन हम सुन रहे हैं कितने वर्ष हो चुके हैं और अभी आगे कितना वक्त लगेगा वो भी हम नहीं कह सकते। यानी कि कॉस्टिंग और समय ज्यादा लग रहा है, इसलिए बेहतर है कि हम फाइटर प्लेन फ्रांस से मंगा लें। तो कहने का मतलब ये है कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो आपस में ट्रेड ऑफ करते हैं, देश ट्रेड ऑफ करते हैं। वन थिंग वी ऑफन हैव टू गिव अप टू गेट समथिंग। तो हमें कुछ ना कुछ देने के लिए कुछ ना कुछ प्राप्त करना पड़ता है, यही ट्रेड ऑफ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स का। तो अब जो हमारा दूसरा प्रिंसिपल है, जिसे हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर चलती है, ये डराइव हो रहा है पहले ही पॉइंट से, है ना, अवसर की लागत जिसे हम कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अवसर की लागत है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में हमारे पास हमेशा से संसाधनों को उपयोग करने के लिए कई विकल्प होते हैं। संसाधन जब मैं बात करता हूं तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसको बोलते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, पूंजी, ठीक है ना। तो पूंजी का बहुत, जैसे मान लीजिए किसी के पास 10 लाख रुपए है तो वो बिजनेस भी कर सकता है, उसको इन्वेस्टमेंट में भी डाल सकता है, या मान लीजिए वो जो है किसी तरह का रिटेल बिजनेस है उसमें भी जा सकता है। बहुत सारे विकल्प हैं, कहीं पर भी आप उस पूंजी को लगा सकते हैं। तो अब सोचना ये होता है कि हम किस विकल्प में जाएं। देखिए, अर्थव्यवस्था का प्रिंसिपल यही बोलता है कि जिसमें आप बेहतर हैं, ट्रेड ऑफ से जो मैंने आपको समझाया, आप उसमें पहले जाइए। तो बिल्कुल, जब हम किसी ऐसी चीज को चुनते हैं जिसमें हम एफिशिएंट है, तो होता क्या है कि हम और कई दूसरे विकल्प जो उस संसाधन से हम प्राप्त कर सकते थे, आय के स्रोत हमारे लिए हो सकते थे, हम उसको छोड़ रहे हैं, फॉरगॉन कर रहे हैं। इसी फॉरगॉन करने वाली जो परिस्थिति है, इसमें जो हमारा खर्चा आता है, उस खर्चे को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर की लागत मानते हैं। तो उस लागत का निकलना जरूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि जैसे हम सचिन तेंदुलकर जी की बात करते हैं, तो सचिन तेंदुलकर जी के पास सबसे पहला, जब वो अपने चाइल्डहुड में थे, उनके पास एक ऑप्शन था कि भाई वो या तो क्रिकेट खेले या वो अपनी शिक्षा को पूरा करे। तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं बेहतर हूं, मैं अपने खेल को समझता हूं, तो उन्होंने क्रिकेट को चुना और अपनी प्रारंभिक शिक्षा को लेते हुए हायर स्टडीज में वो नहीं गए। उनके जो भी शिक्षा जरूरी थी वो उन्होंने प्राप्त करी, लेकिन अपना ज्यादा समय जो है उन्होंने खेल में लगाया। तो हुआ क्या कि उनको पैसा भी मिला, उनको फेम भी मिला, नाम भी मिला। क्रिकेट में उन्होंने अपने क्रिकेट के जगत में उन्होंने अपना नाम किया।
तो यहां पर उन्होंने अपनी उस अवसर लागत को कवर कर लिया जो छोड़ दिया था, यानी कि शिक्षा से प्राप्त कर सकते थे जो इनकम को, वो उन्होंने अपने खेल से प्राप्त कर ली। तो उन्होंने बहुत अच्छा उपयोग किया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो दोस्तों हमारा तीसरा जो प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स का, ये दरअसल मैं तो इस प्रिंसिपल को ये मानता हूं कि इकोनॉमिक्स पूरी इस पे चलती है। जहां तक माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात है वो इस पर ही काम करती है। ये प्रिंसिपल है रैशनल पीपल ऑलवेज थिंक एट द मार्जिन। जो लॉजिकल थिंकिंग होती है वो हमेशा मार्जिन पर सोचती है। मार्जिनल का मतलब ये हो गया एडिशनल। देखिए मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए, देखिए हमारे पास पैसा हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास सीमित है। सीमित किस रूप में सीमित है? क्योंकि इस पैसे का इस्तेमाल हम बहुत सारे विकल्प में कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस पैसे का विकल्प हम उन सभी को प्राप्त करने में एक समय पर एक साथ नहीं कर सकते। इसलिए हमें वन बाय वन चूज करना पड़ता है। सिलेक्शन, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन। तो जब हम सिलेक्शन करते हैं तो हम मार्जिन पे सोचते हैं। जो इकोनॉमिकली सोचता है, रैशनल बिहेवियर यानी समझदारीपूर्ण बिहेवियर दिखाता है, वो रैशनली सोचता है, लॉजिकली सोचता है। तो वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि आपको गोलगप्पे पसंद है, जो भाई मुझे भी बहुत पसंद है, हम गोलगप्पे खाने जा रहे हैं, भाई आप 10 रुपए देते हैं, 4 गोलगप्पे आप खाते हैं। देखिए आपको उस चीज को प्राप्त करने की एक इंटेंसिटी है, इच्छा है। तो यहां पर आपका गेन क्या है, एडिशनल गेन क्या है? जो आप गोलगप्पा खा रहे हैं उससे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट इज योर गेन, दिस इज द मार्जिनल। ठीक है ना? आपने 4 गोलगप्पे खा लिया, आपको बहुत इच्छा हो रही थी खाने की, बड़ा अच्छा आनंद आया, तो ऐसे में आप ये नहीं सोचोगे, आपको ये गिल्ट नहीं आएगा कि आई हैव पेड 10 रुपीज, बिकॉज यू हैव गेटिंग द सेटिस्फेक्शन मोर देन द इनकम विच यू आर पेइंग इन ₹10। यानी 10 रुपए जो आप दे रहे हैं वो आपका क्या है, वो आपका सेक्रीफाइस है, आपने त्याग किया, लेकिन उस त्याग के एवज में आपको क्या मिला, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिला जो उससे ज्यादा है। ये आपने कैलकुलेशन करी, दिस इज द मार्जिनल। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि नहीं भाई मुझे एक और राउंड, मुझे गोलगप्पा खाना है, तो अगेन आप यू हैव टू गिव द 10 रुपीज, है ना, आपको वापस 10 रुपए देने हैं और फिर आपको 4 गोलगप्पे खाने हैं। तो अब आप यहाँ ये सोचोगे कि उस 4 गोलगप्पे से मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर वो सेटिस्फेक्शन मेरे दिए गए 10 रुपए से अधिक है तो बिल्कुल आप खाएंगे, लेकिन अगर वो कम है तो आप उसे नहीं खाएंगे। देखिए यहाँ पर आप परिस्थिति को और बदल लीजिए। मान लीजिए गोलगप्पे वाला आपको कहता है कि भैया आपको कोई पैसे नहीं देने, मैं आपको 2 गोलगप्पे फ्री में खिला रहा हूं। तो यहाँ क्या हुआ, आपने फिर मार्जिन पर सोचा कि भैया 2 गोलगप्पे मिलेंगे लेकिन मुझे देना कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली आपका गेन जो है वो आपके सेक्रीफाइस से ज्यादा है, तो आप वो कभी मना नहीं करेंगे। और इसी तरह से हम चीजों को खरीदते हैं। जब पैसे की कीमत गिरती है तो हमारी यूटिलिटी उनके लिए बढ़ जाती है, यानी सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है, और इसलिए हम उसे और ज्यादा अपनी आवश्यकता से भी ज्यादा कई बार खरीदने की कोशिश करते हैं। दिस इज ओनली द थिंकिंग ओवर द मार्जिन, यानी हम रैशनली जब बिहेव करते हैं तो हम हमेशा मार्जिन पर सोचते हैं। कितनी बढ़िया बात है। हाँ तो दोस्तों, जो हमारा 4th पॉइंट है, यानी कि 4th प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स का, वो भी बहुत जोरदार प्रिंसिपल है। ये बात करता है कि पीपल जो हैं, लोग जो हैं, वो रेस्पॉन्ड करते हैं इंसेंटिव्स को, यानी किसी न किसी प्रकार का प्रलोभन। या प्रलोभन से मतलब ये नहीं है कि लालच, प्रलोभन मतलब जो उनकी एफिशिएंसी को सपोर्ट करते हैं या जो रिसोर्सेज को यूज करने में उनको मदद कराते हैं। इंसेंटिव चेंज करता है लोगों के बिहेवियर को, वो किस तरह से बिहेव करेंगे किसी भी इंसेंटिव को लेकर के, वो बहुत जरूरी है, उसको समझना इकोनॉमिक्स में बहुत जरूरी है। देखिए इंसेंटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, वो कंपनी ये चाहती है कि उसके एम्प्लॉयज अच्छा काम करें, बेहतर काम करें, ज्यादा काम करें, ताकि जितना ज्यादा उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा, कॉस्ट कम आएगी और कंपनी के लिए प्रॉफिट बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो वो बोनस अनाउंस करते हैं। तो बोनस एक इंसेंटिव हो गया। तो पीपल आर थिंकिंग ओवर द बोनस कि अरे भैया जितना ज्यादा काम करेंगे, प्रॉफिट अगर हम लेंगे, हमारी कंपनी लेगी, तो हमें भी उसका एक हिस्सा मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो ये तो बात हुई कि भाई हमने पॉजिटिव इंसेंटिव की बात कर ली। इसी तरह मान लीजिए कि अगर सरकार ये चाहती है कि जैसे आजकल हम भी देख रहे हैं, दिनों दिन पेट्रोल के, गैसोलीन के रेट्स बढ़ रहे हैं, डीजल्स के रेट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब जब ये रेट बढ़ते हैं तो क्यों इसको कम करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार हो सकता है ये चाहती हो कि पॉल्यूशन कम हो जाए, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का इंसेंटिव नेगेटिव जा रहा है लोगों में। जब गैसोलीन्स के प्राइसेस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो इंडिविजुअल व्हीकल्स को इस्तेमाल कम करेंगे, कार पूल करेंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्शन मिलेगा।
तो ये भी एक इंसेंटिव है। पीपल आर रेस्पॉन्डिंग टुवर्ड्स दिस पॉलिसी दैट द प्राइसेस ऑफ द गैसोलिन दैट इज पेट्रोल एंड डीजल्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो वो इस पर भी रेस्पॉन्स कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसका कि सरकार बखूबी इस्तेमाल करती है और इसलिए कई बार पॉजिटिव नेगेटिव इंसेंटिव्स मिलते हैं, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह का आउटकम उन इंसेंटिव्स के बाद में सरकार या कंपनी या जो भी इस तरह के डिसीजंस, इकोनॉमिक डिसीजंस ले रहा है, वो प्राप्त करना चाहता है। तो दोस्तों, हमारा अगला जो प्रिंसिपल है, फिफ्थ प्रिंसिपल जो है, वो है, देखिए ये पहले वाले प्रिंसिपल से ही है कि देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ, दैट इज ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना। एक प्रकार का आप अपने काम में जो है स्पेशलिटी प्राप्त करें। देखिए, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि आपके निर्णय जो हैं वो खुद के होने चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, फिर आप जो भी काम करें उसमें मास्टरी आनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन। जैसे ही आप स्पेशलाइजेशन लेकर के आते हैं, आपके काम की डिमांड मार्केट में बढ़ती है और इससे आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। तो ये बहुत जरूरी है, आप इसे पहले प्रिंसिपल से जोड़ सकते हैं। तो स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है कि आप बेहतर तरीके से ट्रेड ऑफ कर सके। और हमारा सिक्स्थ प्रिंसिपल जो है, जो अर्थव्यवस्था को ड्राइव करता है, किसी भी अर्थव्यवस्था को, वो ये है कि मार्केट आर यूजुअली गुड वे टू एलोकेट रिसोर्सेज। मार्केट यानी कि बाजार तंत्र की मैं बात कर रहा हूं कि मार्केट जो है किसी भी गुड या सर्विस के जो बेहतर प्राइस है उसको एलोकेट करने में काम करता है। देखिए, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है यहाँ पर। मार्केट को फ्री छोड़ना चाहिए, जैसा कि एडम स्मिथ ने कहा, इनविजिबल हैंड इन इकोनॉमिक्स। पर कीन्स के समय में जब हम आए, तो यही मैं आगे के प्रिंसिपल में आता हूं, सातवें प्रिंसिपल में, तो वो ये भी कहते थे साथ ही साथ कि नहीं, मार्केट फ्री होना चाहिए। गुड्स की प्राइसेस जो हैं या सर्विसेज की प्राइसेस जो हैं वो मार्केट डिटरमाइन करे, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी इंटरफेयर होना चाहिए। बहरहाल जो मैं बात कर रहा हूं कि भाई मार्केट क्या कर सकता है, देखिए जैसे मान लीजिए आज का हम कंज्यूमरिज्म जो उपभोक्तावादीकरण देख रहे हैं, देखिए हम सब अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, और अच्छे बनाने का तात्पर्य ये है कि हम उसे ढूंढ रहे होते हैं कि हम किस तरह से अपने लिए अच्छे से अच्छे गुड्स जो हैं उनका इस्तेमाल करें, मेटेरियलिस्टिक होते जाएं। कार रखना सबको पसंद है, एसी में रहना सबको पसंद है, लेकिन क्या हो रहा है, आज पेट्रोल के ऑटोमोबाइल्स महंगे हो रहे हैं, तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को ढूंढ रहे हैं। तो हमने जब लोगों की ये आवश्यकता हुई, क्योंकि देखिए गैसोलीन प्राइसेस जब बढ़ने लगे, पेट्रोल प्राइसेस, जैसा मैंने आपको कहा कि ये एक नेगेटिव इंसेंटिव है, तो लोगों ने उसका इस्तेमाल कम किया क्योंकि एनवायरनमेंट पर असर पड़ रहा था, तो डिमांड कम हो गई ऑटोमोबाइल्स की, पेट्रोल की, तो वेरिएंट्स बदल गए। लोगों ने डिमांड किया कि भैया कुछ ऐसा लाओ कि जहां पेट्रोल नहीं लगे और हम दूसरा कोई विकल्प ढूंढ लें, तो वो हम डिमांड कर रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जब डिमांड बढ़ने लगी तो मार्केट सामने आ गया, मार्केट ने कहा भैया इस चीज की डिमांड है तो चलो ये बनाओ। तो जिन चीजों की डिमांड नहीं है वो मार्केट से चले जाते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर सोसाइटी से जुड़े हुए जो कुछ प्रश्न उठ खड़े होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं बेरोजगारी का आ जाना, या कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो जिन पर कि सदियों से लोगों का कामकाज चलता हुआ आया है, जैसे कि आर्टिजन्स की हम बात करें, पुराने जो हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस हैं वो चले गए क्योंकि मार्केट में उनकी डिमांड नहीं है, तो कहीं इसका नुकसान भी होता है। और अगला प्रिंसिपल जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं वो इसी से जुड़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो है इंटरफेयर करना चाहिए। गवर्नमेंट कैन समटाइम्स, दिस इज अवर सेवेंथ प्रिंसिपल, दैट गवर्नमेंट कैन समटाइम्स इंप्रूव मार्केट आउटकम्स टू प्रमोट एफिशिएंसी एंड इक्विटी। इसको आप कैसे जोड़ सकते हैं, मान लीजिए देखिए पिछले आज़ादी के 40-50 साल तक हमने अपनी प्लान इकोनॉमी चलाई। प्लान इकोनॉमी यानी गवर्नमेंट ज़्यादातर चीज़ें तय कर रही थी, क्या बिजनेस हम कर सकते हैं, क्या प्राइसेस पे मार्केट में चीज़ें बिकेंगी वगैरह वगैरह। उस पर भी मैं बिल्कुल वीडियो लेकर के आऊँगा, डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। तो सरकार ने 1991 में 1991 में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। तो ये इसलिए था कि जब हमने आज़ादी ली 1947 से लेकर के 1990 तक, अगर हम देखें तो जो बिलियनियर्स आए इस दौरान, इस समय में, वो बिलियनियर्स की जो संख्या थी, यानी मतलब धन कुबेर जो थे, जिनको आप कई बार यूनिकॉर्न भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लोग थे जो धन कुबेर बन चुके थे इस साल में 1947 से लेकर के 1990 तक, अगर उसकी संख्या को हम कंपेयर करें 1990 से लेकर के आज तक, तो इन 25-30 सालों में उससे कहीं गुना ज्यादा लोगों में पैसा आया है।
लोग बिजनेसमैन बने हैं, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी को, एंटरप्रेन्योरशिप को गवर्नमेंट ने हवा दी, गवर्नमेंट ने जगह दी, गवर्नमेंट ने पॉलिसी को बदल दिया और हम एलपीजी की पॉलिसी में आ गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अगला प्रिंसिपल है कि जो एक प्रकार की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, हम जिस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं या आगे भविष्य में करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन ए कंट्रीज प्रोडक्शन। फिर से मैं आपको उसी चर्चा में ले जा रहा हूं जो आज का समय है, जीडीपी किसकी ज्यादा है। देखिए, आप हर वक्त, हर जगह, हर चैनल पर हर कोई इसकी बात करता है कि इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट जीडीपी हो गया, चाइना 2nd लार्जेस्ट जीडीपी है, यूएसए 1st जीडीपी है, 1st लार्जेस्ट कंट्री है जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद जिसकी हम बात करते हैं। यानी आप जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, वो रहने की जो व्यवस्था है उस देश में, वो और बेहतर होती चली जाएगी। तो इसका सीधा सा उदाहरण है कि अगर आपको पैसा जो है वो जनरेट करना पड़ता है ना, यानी आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे तो उससे क्या होगा कि उस काम को करने के लिए जो साधन लगे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, वो इस्तेमाल में लिए जाएंगे और उनको उसी रेशियो में, उसी उत्पाद में पैसा मिलेगा जो कि इनकम है, और फिर वो जो चीजें बनी हुई है उसको वो खरीदेंगे। समाज में यही हो रहा है, समाज का एक तबका बनाता है तो दूसरा तबका उससे इनकम प्राप्त करता है, क्योंकि बनाने में उसने मदद करी थी, और जब उसके पास इनकम आती है तो वही तबका उन चीजों को खरीदता है, और इस तरह से एक सर्कुलर फ्लो जो है वो पूरा होता है। तो अगर हम इसको बीच में से कहीं ब्रेक कर देंगे, यहां पर मान लीजिए अगर इसमें पैसा किसी ने बचा लिया और उसे वापस इकोनॉमी में नहीं आने दिया, अपने घर पे ही रख दिया, तो इसको हम बोलते हैं कि पैसा इकोनॉमी से बाहर आ गया, तो आपकी इकोनॉमी श्रिंक हो जाती है। वहीं अगर आपके पास नया पैसा आ जाता है, मान लीजिए सरकार नया इन्वेस्टमेंट कर देती है या लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या आप ज्यादा डिमांड करने लगते हैं, तो प्रोडक्शन तो जितना है उतना ही है उस शॉर्ट पीरियड में, अगर उससे ज्यादा डिमांड आ गई तो उन चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी, है ना। मान लीजिए एक बाजार में एक है जो मान लीजिए एक व्यक्ति है, सेब लेकर के बेचने आया है टोकरे में, तब उसके पास जो सेब है वो जितने उसके पास हैं उसकी अगर डिमांड प्रॉपर आ गई तो वो बेच के जाएगा, लेकिन अगर डिमांड ज्यादा आ गई तो उसने जो भाव रखा है, मान लीजिए 50 रुपए किलो में बेचने आया था, पर वो देखता है कि लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो उसकी कीमत बढ़ सकती है। तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है जब यह अनुपात बिगड़ता है डिमांड और सप्लाई का। यहीं से हमारा 9th प्रिंसिपल भी जन्म लेता है। 9वां प्रिंसिपल क्या कहता है कि प्राइस राइज व्हेन गवर्नमेंट प्रिंट टू मच करेंसी। अगर जरूरत से ज्यादा सरकार करेंसी को पब्लिश करे, यहां जरूरत किस चीज के मायने में बोला जा रहा है? जरूरत का मतलब यह हो गया जितना उत्पादन किया है उसके बराबर का आपने पैसा जनरेट करवा दिया, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आपने पेमेंट किया, उससे ज्यादा पैसा उनके पास किसी भी स्रोत से नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो डिमांड बढ़ा देंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई वही है तो प्राइसेस, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। देखिए क्या हुआ, कोविड में प्रोडक्शन बंद था, हम सब घरों में थे, उत्पादन नहीं हो रहा था, काम नहीं हो रहा था, लेकिन सरकार ने नोट छापे। हालांकि हिंदुस्तान में ये नहीं हुआ, पर यूएस इकोनॉमी में ऐसा हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने, अमेरिका ने डॉलर्स की छपाई करी, उसका पब्लिकेशन बढ़ा दिया, तो देखिए उनके यहां पर इतना ज्यादा इन्फ्लेशन आया है जो पहले कभी नहीं था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि पॉलिसी मेकर्स को ध्यान रखना है, यानी सरकार को ध्यान रखना है कि एक अनुपात में जो उत्पादन हुआ है और जो उत्पादन करने वाले कारक हैं उनके पास जो पैसा आया है उससे अधिक पैसा छाप करके इकोनॉमी में ना आए। अगर ऐसा होता है तो यह अवश्यंभावी है कि इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति इकोनॉमी में आएगी। तो कितना शानदार प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम इनके बेसिक्स में जाते हैं तो हमें समझने में बड़ा आनंद आता है। 10th प्रिंसिपल हमारा ये बोलता है कि सोसाइटी फेसेस शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी शॉर्ट टर्म का जब मैं जिक्र करता हूं तो उसका मतलब यह है कि वो ऐसा समय है जब हम टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं देखेंगे, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देखेंगे। तो ना तो हमारी एकदम से प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बहुत बढ़ रही है या एम्प्लॉयमेंट हम बहुत ज्यादा बढ़ा पा रहे हैं। तो ये वो समय होता है जहां हम एक प्रकार का ट्रेड ऑफ देखते हैं, यानी ये चूहे बिल्ली का खेल देखते हैं, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन यानी प्राइसेस के बढ़ने का, गुड्स एंड सर्विसेज के, और बेरोजगारी का। अगर बेरोजगारी कम है, देखिए अगर इसको समझिएगा, अगर बेरोजगारी कम है यानी लोगों के पास इनकम नहीं है तो वो खर्चा नहीं कर पाएंगे, कंजम्पशन नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा।
अगर डिमांड लेवल लो है और प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है इकोनॉमी की उस पीरियड में, तो क्या होगा कि प्राइसेस या तो स्टेबल रहेंगी, ठीक है ना, और नहीं तो नीचे जाएंगे, ऊपर तो जाएंगी नहीं, यानी प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, यानी इन्फ्लेशन नहीं आएगा। बेरोजगारी कम है, लोग खर्चा कम कर रहे हैं, इसलिए प्राइसेस जो हैं वो डाउन जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे डिफ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन का कम होना, ठीक है ना। तो बेरोजगारी जो है जब बढ़ती है, ऊपर जा रही है, तो इन्फ्लेशन जो है वो नीचे जा रहा है। इन दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है, विपरीत रिलेशन है। यही आप इसको यूं समझिए कि अगर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, बेरोजगारी कम है, तो लोगों के पास पैसा खर्चने के लिए ज्यादा है, ज्यादा मतलब डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है। और अगर ये अनुपात जिसकी मैं बात कर रहा हूं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड डिमांड, अगर इसमें डिमांड का लेवल ऊपर चला जाता है, चीजों के मांग का लेवल ऊपर चला जाता है, प्रोडक्शन लेवल कम है, तो क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, तो इन्फ्लेशन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कम है, बेरोजगारी कम है। तो भाई कैसे संभाले? जैसा कि हमने अपने प्रिंसिपल्स में बात किया कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, मौद्रिक पॉलिसी जो होती है, मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, जिसमें जनरली मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि आरबीआई के द्वारा बैंक रेट्स में परिवर्तन करके या कैश रिजर्व रेशियो में, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, तो उनमें परिवर्तन करके मनी सप्लाई को रोका जाता है या बढ़ाया जाता है, जैसी भी जरूरत है। अगर इन्फ्लेशन है तो मनी सप्लाई को कम करना जरूरी होता है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं है, सरकार चाहती है कि लोग खर्च करें, खुल के खर्च करें, तो वहीं पे मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है। तो ये मौद्रिक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी बैंक के जरिए होती है। अगर उससे काम नहीं बनता है तो सरकार अपनी तरफ से लाती है, जिसे हम फिजिकल या बजटरी पॉलिसी बोलते हैं, राजकोषीय पॉलिसी जो होती है। फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है कि सरकार टैक्स लगाती है या टैक्स को कम कर देती है। अगर सरकार चाहती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे तो टैक्स लगाएगी, सरकार अपने खर्चे कम कर देगी, यानी कि बेरोजगारी को बढ़ाएगी। तो बेरोजगारी और इन्फ्लेशन का क्या रिलेशन बताया? इनवर्स, विपरीत। बेरोजगारी को कैसे घटाएगी? अपने जो पब्लिक वर्क्स के काम है उनमें कमी कर देगी, तो डेली वेजेस पे जो काम करने वाले या जो भी परमानेंट वेजेस पे भी काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो कमी आएगी। इसी तरह सरकार को जब इन्फ्लेशन नहीं है कि भाई थोड़ा सा महंगाई होनी भी चाहिए, है ना, वो भी जरूरी है, तो उसके लिए क्या करेगी? टैक्स रेट्स कम कर देगी, अपने खर्चे बढ़ाएगी। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ लेकर के आया था 10 प्रिंसिपल्स। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।